हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हो गया है शंखनाद, निकाय नव निर्माण का। तीर राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींचता फान पर। घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो कड़ा इम्तिहान है। बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। नमस्कार, नियो न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। निकाय चुनाव की सरगर्मियां हर दिन बढ़ रही हैं। कल अगर हमने कहा और आज अगर हम कह रहे हैं तो इस एक दिन में भी जरूर कुछ न कुछ नया हुआ है हर राजनीतिक दल में। हालांकि अब चुनाव की परिपाटी बदली है। पहले के अगर हम जब अपने छोटी उम्र जो हमारी थी उस समय के अगर हम चुनावों के दौर याद करें तो पूरा का पूरा मोहल्ला, गलियां, सब जो कॉलोनियां होती थी वो तमाम झंडियों से, बैनरों से पट जाती थी। एक एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र में 8-8, 10-10 चुनाव कार्यालय होते थे और वो जो लाउड स्पीकर तुरई जिसे बोलते हैं वो लग करके तरह तरह की आवाज़ें आती थी, तो एक अलग किस्म का माहौल बन जाता था। समय बदला है, चीज़ें बदली हैं, सोच बदली है। चुनाव आयोग के नए नियम आए हैं, नई गाइडलाइंस आई हैं और बहुत कठोरता से उनका अनुपालन होता है, तो अब परिदृश्य बदला है। लेकिन अभी भी चुनाव की सरगर्मियां लगभग वैसी ही हैं। प्रदर्शन बदल गया हो लेकिन अंदर से तैयारियां, रणनीतियां उसी तरीके से बनाई जाती हैं। उसी तरीके से एक दल दूसरे यानी विपक्षी की रणनीतियों का अध्ययन करके उसकी काट ढूंढने में लगा रहता है और अंतिम समय तक जब मतदान का समय आता है तो यही कोशिश की जाती है कि किस तरह से जनता को अपने फेवर में, अपने पक्ष में करके वोटों की इस जंग को जीता जा सके। तो नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। मथुरा, वृंदावन नगर पालिकाओं को मिलाकर के पहली बार नगर निगम का गठन हुआ है और ये नगर निगम का पहला चुनाव है। इस पूरे चुनाव में और पूरे जनपद में हो रही सभी गतिविधियों को आप तक पहुंचाने के लिए, आप जागरूक दर्शकों को राजनीति का हर रंग दिखाने की कोशिश नियो न्यूज कर रहा है और इसी के अंतर्गत हमने तैयार किया है अपना खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम विभिन्न राजनीतिक गतिविधियां आप तक पहुंचाते हैं और एक राजनीतिक चर्चा भी अब हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। और उसी राजनीतिक चर्चा के क्रम में इस समय मैं अपने मंच का सबसे पहले स्वागत करते हुए आपसे परिचय करवा दूं। हमारे साथ इस मंच पर मध्य में विराजमान है, उनकी कदकाठी भी उसको सूट करती है कि वो बीच में ही बैठे और उनके लिए अलग से कुर्सी डाली जाए। श्री योगेश द्विवेदी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं बहुजन समाज पार्टी के। चुनाव लड़ने का इनका पुराना शौक है, इनके परिवार का शौक है। माँ इनकी जो पुष्पा जी हैं, पुष्पा शर्मा जी, वो चेयरमैन रही वृंदावन की। उसके बाद एक और चुनाव लड़ी, 2 चुनाव ये लड़ चुके हैं। दुर्भाग्य से परिस्थितियां पक्ष या अनुकूल या प्रतिकूल जिस प्रकार से रही, सफलता नहीं पा सके। लेकिन बहुत बहुत स्वागत योगेश जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री है, युवा चेहरा है भाजपा के, सिद्धार्थ लोधी। बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ जी आपका। रविंद्र नरवार है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश पदाधिकारी हैं, युवा चेहरा। बहुत बहुत स्वागत रविंद्र जी। विनोद चतुर्वेदी हैं, एक पुराने कांग्रेसी जो पहले कभी शायद कहीं गुम से हो गए हो, लेकिन इस बार लगता है कि कांग्रेस बहुत कुछ वापसी करने के मूड में है। तो विनोद चतुर्वेदी भी अब इस चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाते हुए हमारे साथ इस चर्चा में भी शामिल है। बहुत बहुत स्वागत विनोद जी आपका। अरुण दीक्षित है, पूर्व में समाजवादी पार्टी की बहुत जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई, अभी भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, अपनी बातचीत को शुरू करें। बस मुख्य तरीका बात बस वही है कि जब चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं तो आपके पास आपका आधार क्या है, आपके पास वो बातें क्या है जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाते हैं। क्यों दे जनता आपको वोट? तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम सिद्धार्थ लोधी जी से जानना चाहेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर और बहुत बड़ी चुनौती भी आप ही के लिए नजर आती है, खासतौर से तब जबकि लोकसभा में एक बम्पर सफलता आप लोगों को मिली, विधानसभा चुनावों में आपने उसकी पुनरावृत्ति की और अब निकाय चुनाव है। मथुरा में की दृष्टि से अगर बात करें तो पहला गठन है निगम का, तो उन दोनों सफलताओं को कायम रखना एक बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव लड़ती है जी, वो सांगठनिक जो हमारी संरचना है जी, उसके हिसाब से लड़ती है। चुनाव कोई भी हो वो हमारे लिए हमेशा एक
खुद को साबित करने के लिए एक माध्यम है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो अब नगर निकाय का चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी जो संरचना है संगठन की, वो पूरी जो भाजपा का कैडर है, वो पूरा कैडर हर चुनाव को पहला और आखिरी चुनाव समझ के लड़ता है। उसी हिसाब से हम लोगों की तैयारियां रहती हैं। और नगर निगम के चुनाव में भी पूरी दमखम के संग भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के प्रत्याशी को और अपने वार्डों के प्रत्याशी को जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा रही है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि फिर से जो राजनीतिक दल बार बार कहते हैं, फिर इन लोगों को अपने बारे में आकलन करना पड़ेगा। ऐसी बम्पर जीत मथुरा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी हासिल करने वाली। 2 बारों की जो सफलता है वो एक तरफ आपको उत्साहित भी कर रही होगी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कहा कि एक चुनौती भी है यहाँ पर, जिसके बहुत सी बार हमने देखा है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, हमारे साथी जो यहाँ बैठे हैं, जब पहले कभी न्यूजीलैंड की टीम हुआ करती थी तो ये कहते थे भाई न्यूजीलैंड की टीम है, ये क्या करेगी, और मतलब वो, और जिम्बाब्वे की टीम होती थी क्या करेगी। तो लेकिन उनके खेल में कभी कभी ऐसा लगता था कि उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो बहुत खुल के बिंदास खेलते थे और बड़ी बड़ी टीमें दबाव में आ जाती थी। तो यहाँ क्या वो स्थिति है सिद्धार्थ जी कि भाजपा को हाल के दिनों में जो सफलताएं मिली हैं उस वजह से आपके पास उस प्रदर्शन को दोहराने का दबाव है? हमारे ऊपर कोई किसी तरीके का दबाव नहीं है। मैं कुछ चीजें आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जी। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके अब तक विरोधियों के पास कुछ कहने को है नहीं। राज्य में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, बहुत छोटा कालखंड अभी तक निकला है। इस कालखंड में जो विरोधी दल हैं, इन्होंने मथुरा में हमेशा डुगडुगियां बजाई। इतने छोटे से कार्यकाल में इतना कुछ मथुरा को राज्य सरकार ने दिया है, जो मैं समझता हूं कि जनता जागरूक है। वो देख रही है कि मथुरा व ब्रज क्षेत्र को लेकर ये सरकार कितनी जागरूक है। आप केंद्र की सरकारों की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, प्रदेश की सरकार की बात करते हैं, लेकिन ऐसा आप लोगों ने अनुभव किया कि हाल के समय में कुछ नेगेटिविटी है आप लोगों को लेकर के, फीडबैक कहीं से आ रहा है, चाहे वो जनता में नेगेटिविटी हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग में नेगेटिविटी हो, कहीं पर भी भाजपा को लेकर के कोई नेगेटिविटी का फीडबैक आपको मिलता है? हमें मिलता है। मतलब मैं अगर यहाँ पर इस कार्यक्रम को अगर मैं एक एज एन एंकर मैं लीड कर रहा हूं तो मुझे लगता है मेरा ये इनपुट है कि एक नेगेटिविटी नजर आती है। और इसकी वजह भी एक है क्योंकि अभी हाल के समय के हर चुनाव वो प्रधानमंत्री, जो अब प्रधानमंत्री, पहले तो नरेंद्र मोदी ही थे, बाद में वो खुद प्रधानमंत्री बने, अपना चुनाव लीड किया लोकसभा का, फिर विधानसभा का किया, विभिन्न राज्यों में लीड करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को आधार बना करके हर चुनाव लड़ती है। तो कहीं नरेंद्र मोदी और उनकी बातों पर लोगों का जो विश्वास था वो घटा और उसको लेकर के नेगेटिविटी जन्मी। को इस प्रकार के चुनावों में भी उसके संकेत मिलते हैं? नेगेटिविटी की जो अनूप जी आप बात कर रहे हैं उसका आधार चुनाव होता है। चुनाव में अगर जनता हमको समर्थन दे रही है तो नेगेटिविटी किस चीज की है? अभी आप देखिएगा हिमाचल में और गुजरात में भी चुनाव है। 26 को यहाँ पर है। हाँ, 26 को यहाँ पर है। आप इन चुनावों में देखिएगा कि जितनी सीटें अब तक गुजरात में आई हैं, जब तक नरेंद्र मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, उससे ज्यादा सीटें गुजरात में आने वाली हैं। ठीक है, चलिए, ये सब चीजें भविष्य के गर्भ में है। हालांकि मैंने कहा कि एक फीडबैक है, उस पे आप अपने दृष्टिकोण से ही जवाब देंगे क्योंकि राजनीति कर रहे हैं, हर चीज आपको अपने आकलन करके बोलनी है। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे आपसे आपका सवाल मैं बाद में करूंगा, आप कुछ अभी कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव लड़ा है और इतनी सरकारें बनाई हैं, आप इनपुट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला इनपुट तो ये है कि गुरदासपुर की सीट कांग्रेस ने जीत ली। दूसरी सीट हमारे मथुरा नगर निगम की बात करें तो निर्विरोध हमारा प्रत्याशी विजयी हुआ है जी, सर्वप्रथम चुनाव लड़ने से पहले जी। और उसके बाद बात करें तो चित्रकूट में भी विधायक हमारा जीत गया। ये इनपुट आपको मिल गया होगा जी, ये इनपुट आपको दे दिया है उन्होंने, हाथ किया और गलत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ गलत है, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। ऐसा होता है, चुनाव बड़े कैनवास पे लड़े जाते हैं। कांग्रेस इतनी सिमट चुकी है कि जब हम पूरे देश में दिवाली मनाते हैं और ये अपने घर में एक पटाखा छोड़कर खुश हो जाते हैं, कुछ ऐसी, अब ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 125 करोड़ के देश में 125 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के कोई वोट करे जी, ऐसा तो
संभव नहीं है। लोकतंत्र है, पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, पराजय जहाँ जनता ने आप कांग्रेस को कम से कम एक अपनी शुभकामनाएं तो दे ही सकते हैं, सब आप जीते। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं, जनता ने जो मैंडेट दे दिया, मैंने माना आप हर जगह नहीं जीत सकते, आपकी रणनीति है और ये मानते हैं कि देखिए फिर तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी अगर, लेकिन जो उनको जीत मिली उस पर आप लोग कम से कम मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जनता जिसको मैंडेट दे देती है उसका सम्मान मुझे ही नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान सभी राजनीतिक दल को करना चाहिए। ये सब पर लागू होता है। नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री इस देश की जनता ने बनाया, कांग्रेस क्यों नहीं मानती है? अच्छा, स्थानीय कांग्रेस राहुल गांधी क्या कहते हैं जी? राहुल गांधी कहते हैं आपके संसद में ऑन रिकॉर्ड है, राहुल गांधी कहते हैं आपके प्रधानमंत्री। चलिए अब यहाँ पे राहुल गांधी अपने निगम चुनाव की रणनीतियों पर आ जाते हैं। विनोद जी, आपसे मैं अभी, आपने हालांकि सिद्धार्थ जी की बातों में से कुछ बात निकाल करके अपनी बात रखनी चाहिए, मैं आप ही से अगर पूछूं, मैंने इनसे कहा कि किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और कितना दबाव आपके पास पुराने चुनावों की सफलता के बाद है। कांग्रेस को अगर देखें तो अगर इनके पास पुरानी सफलता का दोहराने का दबाव का सवाल मुझ पे था, तो आपकी तरफ अगर हम ये कहें कि हाल के समय में जो लगातार असफलताएं मिली हैं केंद्रीय स्तर से, प्रांतीय स्तर से होते हुए स्थानीय स्तर पर भी, तो अब ऐसे में कितना दबाव है कि कांग्रेस अपने आप को फिर से साबित करे? इस समय हमारे पास में देखिए बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम चुनाव में उतरे हैं जी। सर्वप्रथम मुद्दा तो हमारे पास में ये है, मथुरा नगर निगम में जो पहले निकाय थी आज निगम हो गई है। पिछली निकाय में जितने भी घोटाले हुए हैं वो सारे आंकड़े हमारे पास में है। सबसे पहले हार्ट ऑफ द सिटी होली गेट के लिए 37 लाख रुपए का एक बजट पास नगर निकाय में हुआ था, उसमें से 2 लाख भी खर्च नहीं हुए, सारा पैसा गायब हो गया, खुर्द-बुर्द कर दिया गया। लेकिन कागज मांगेंगे तो देखिए बिल्कुल उपलब्ध हो जाएंगे आपको। नहीं, कागज अगर मांगे जाएंगे खर्चों के तो वो तो मिल जाएंगे, फिर कैसे करेंगे जी? अब कागज तो ये बन जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टरों को पहले ही ये 13% और 35% में कमीशन देके और बिल पहले ही पास हो जाते हैं। कांग्रेस की ये विनोद जी कागज भी उपलब्ध है, ये विनोद जी की बीमारी नहीं है। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं ये पूरे देश में ये बीमारी, मानवर में ये भी देख रहा हूँ, गुजरात की बात भी आई थी, गुजरात की बात भी आई तो मैं वो भी बात आपको बता दूं कि एक गुजराती अगर खड़ा होता है तो नहीं बोलता है, और 5 गुजराती जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो गरबा करा देती है देश को। 5 गुजराती इकट्ठे हैं इस समय देश में, आपको गवर्नर भी गुजराती है, इलेक्शन कमिश्नर भी आपका गुजराती है, और आपको बताएं प्रधानमंत्री भी गुजराती है, इनका प्रेसिडेंट भी गुजराती है, और मैं गुजरात से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ, और आने वाला गुजरात का चुनाव भी इनको बता देगा क्या होने जा रहा है। चलिए अब आप मनोज जी, मैंने आपसे शुरुआत की थी जी, मैं तो शुरुआत कहीं और से की थी, लेकिन आप इस समय लग रहा है कि पूरे मूड में है, तो उस मेरे विषय पे फिर से लौट आइए जी। मैंने कहा था इन पे जीत को दोबारा से लाने का दबाव, तो आपको नए तौर पर संगठित होकर अपना प्रदर्शन साबित करने का दबाव कितना है? हमारे पास में इस समय देखिए, जब कोई प्रत्याशी मैदान में आता है या पार्टी कोई संगठन आती है टूट चुकी होती है तो पुनः वह संगठित होकर के जोर शोर से चुनाव लड़ती है जी। हमारे वॉलंटियरों में, हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे प्रतिनिधियों में इस समय काफी उत्साह है, और जो विपक्षी की कमियां हैं उनको लेकर के हम जोर शोर से मुद्दे लेकर के उतरे हैं, और हम निश्चित ही कहते हैं कि हमारे प्रत्याशी विजय प्राप्त करेंगे और निगम हमारा होगा। ठीक है, चलिए आपकी जब आप कांग्रेस से आते हैं तो आपके पास कांग्रेस को लेकर के बोलने के लिए जरूरी है आप उसी को बात बोलें, लेकिन आपके प्रत्याशी की अगर बात करें तो वो ये कहा जाता है बड़ा असहाय है। वो इसलिए असहाय है कि कांग्रेस, वैसे तो अभी जैसे बातें चलती थी कि प्रदेश में कई सरकारें हैं, कई चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ पर इस समय जब दोबारा से आप लोग अपने आप को साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि कई पावर सेंटर तो इस समय स्थानीय कांग्रेस में है। एक पावर सेंटर महेश भाई के यहाँ से चलता है, एक पावर सेंटर प्रदीप माथुर साहब के यहाँ से चलता है, एक पावर सेंटर धौली प्याऊ श्री श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू जी के यहाँ से चलता है, और इसके अलावा सबको दोबारा से लाने के लिए जो पुराने रूठे हुए लोग हैं वो अलग पावर सेंटर हैं जी। तो मैं आपको में कैसे चलेंगे? नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि आप तो खैर सारी बातें आपको पता होंगी। आज वर्तमान में हमारा संगठन और तीनों जो घटक आपने बताए एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ ही उन्होंने टिकट वितरण किया है और आज भी एक साथ हैं। मैं अभी महेश भाई के साथ इलाहाबाद भी था, वहां पर भी इसी मुद्दे पर चर्चा हुई, मथुरा निगम के मुद्दे पर, कि हमारी प्रदेश सरकार ने एक यहाँ पे विधानसभा में एक मुद्दा पास किया है कि वृंदावन को तीर्थ स्थान घोषित, बरसाना को तीर्थ स्थान घोषित, वृंदावन को कृष्ण जन्मभूमि बताना,
और भारतीय जनता पार्टी उसको त्रुटि स्वीकार कर ली, नया पत्र आ गया, वो कर दी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, हम इसी मुद्दे को लेकर के इस चुनाव में हाईलाइट करेंगे कि शरीर में से एक हाथ को तीर्थ स्थल घोषित कर देना, एक पैर को तीर्थ स्थल घोषित कर देना। मेरे साथ में वृंदावन के लोग मौजूद थे, उन्होंने भी उस मंच से कहा था। अभी आपने ये जरूर कहा कि मैं महेश भाई के पास से आ रहा हूँ, इलाहाबाद भी था, तो यहाँ पर अभी आपका चश्मा महेश भाई वाली नजर से बिल्कुल नहीं है साहब। तो यहाँ पर आप ये तो दावा कर सकते हैं कि महेश भाई भी चाहते हैं, महेश भाई कोशिश भी कर रहे हैं कि सब ठीक हो, लेकिन दूसरों का विश्वास आपको कैसे है, उनके बारे में दावा आप कैसे कर लेंगे? अभी भी ये इनपुट है, आप ही की पार्टी का इनपुट है कि पार्टी इतने धक्के, इतने घाव झेलने के बाद भी एकजुट नहीं हो पाई है। बिल्कुल आपको, और अगर चलिए तो अब चलिए बात हो गया, अगर आपकी बातों से देखें तो अभी तक मैं आपको ये देख रहा हूं कि आप दूसरे की फटी कमीज की वजह से उस पे उंगली उठाने की बात कर रहे हैं, अपने पैबंद नहीं बता पा रहे हैं। हमारे यहाँ हमारी पार्टी ने विकास का मुद्दा बनाया है, मथुरा जो निगम इतना बड़ा विस्तार हो गया है, इसको हाईलाइट करना है, इसको डेवलप करना है। तो ये तो इनको श्रेय जाता है, नहीं जाता है तो देखिए, निगम इन्होंने बनाया तो इसको तो पहले आप कह रहे हैं ना निगम बनाया। हमारे सीएलपी लीडर ने सबसे पहले इसकी मांग रखी थी विधानसभा में, मथुरा को निगम बनाने की। इन लोगों की मांग थी, ये तो मथुरा को 2 भाग में करना चाहते थे, वृंदावन को A ग्रेड और मथुरा को निगम। तो उन्होंने एक करवाया कि हमारे सीएलपी लीडर आपको जानकारी का अभाव है विनोद जी, आपको जानकारी का बहुत अभाव है। और मुझे तरस आता है कांग्रेस की सोच पर कि कांग्रेस के नेता अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसकी गंभीरता को समझे कि वो बोल क्या रहे हैं। आपकी सोच में तरस आ रहा है मुझे, यहाँ आपको जानकारी का ही अभाव है। मुझे सारी जानकारी नहीं, यहाँ शायद आप जल्दीबाजी में कुछ गलत बोल गए हैं। योगेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, मैं आ रहा हूँ, अरुण भाई आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। योगेश द्विवेदी जी, पहले तो यही बता दीजिए कि बसपा क्या कर रही है? सबसे पहले तो अनूप जी अपने चारों भाइयों को नमस्कार करेंगे आप? नमस्कार नहीं, पहले तो करूंगा चुनावी संग्राम को और नियो पूरे परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया। जो संग्राम चल रहा है, इस संग्राम को और नियो पूरे परिवार को मेरी शुभकामनाएं जी। और दूसरा तो चारों भाइयों को, मैंने अभी आपने मेरा संबोधन किया, बीच में बैठा हूं, तो मैं बता दूं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हनुमान हमेशा बीच में ही होता है। ठीक है, बस अंतर ये है कि हनुमान हमेशा चरणों में होता है, इस समय हनुमान ऊंची कुर्सी पर बैठा है। वो सतयुग था, अब ये कलयुग चल रहा है। और ये भाइयों ने ही अनुमति दी है कि आप वहीं बैठिए। हाँ, तो इसलिए और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो भाई सिद्धार्थ, और एक बात मैं यहाँ पर कहना भी चाहूंगा जी, हमने नाम भले इसका टाइटल दिया हो क्योंकि कुछ थोड़ी सी रोचकता बने, तो चुनावी संग्राम भले दिया हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वक्तव्यों का संग्राम है। और अगर उस बीच में आप इस प्रकार से बातें करें कि मेरे 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो मैं ये मानता हूं कि ये सिर्फ राजनीतिक संग्राम जरूर है, आपस के दिल हमेशा मिले, और ये इस मंच की खूबसूरती है। थैंक यू। अभी सिद्धार्थ भाई बोल रहे थे, आदरणीय चतुर्वेदी जी बोल रहे थे जी, आपने इनको पॉइंट आउट किया, ये बात मुझे भी मालूम है जी कि माननीय विधायक जी ने वृंदावन नगर पालिका को A ग्रेड के लिए लोकसभा में सवाल उठाया था जी, और मथुरा को निगम के लिए उठाया। एग्जैक्टली, ये मैं जरूर कहूंगा कि अपने प्रश्न को थोड़ा जल्दीबाजी मुझे लगता है संशोधन। और बहुजन समाज पार्टी की बात है तो थोड़ा, जो भी पार्टियां हैं, लोकदल भी लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, हम भी लड़ रहे हैं जी, हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है जी। लेकिन जिन मुद्दों को लेके हम जा रहे हैं, मथुरा और वृंदावन निगम बना, वृंदावन के अंदर में सरकार सभी की रही, 350 रुपए के करोड़ की योजना वृंदावन में आज छठी ग्रास से आप एंटर करिए अनूप जी, 1 मिनट, उसे संशोधित करिए। ठीक है, नहीं 350 नहीं है, 350 है सर, नहीं 350 नहीं। हॉस्पिटल वृंदावन में बना, देखिए सरकार में बना, 250 244 से चलते चलते हर दिन आप उसमें छौक लगाते। चलिए हम 200 करोड़ मान लेते हैं, आपकी बात बड़ी करते हैं। हॉस्पिटल बसपा सरकार में बना, आप मानते हैं। वृंदावन की परिक्रमा बसपा सरकार में बनी, आप मानते हैं। वृंदावन में छठीगढ़ बड़ा रोड बसपा की सरकार में बना, आप मानते हैं। वृंदावन के सबके बावजूद जनता क्यों छिटकी? लेकिन सर मैं बता रहा हूं क्यों छिटकी। पब्लिक ने जिस तरीके से मैंडेट दिया है जी, चाहे वो समाजवादी पार्टी को दिया, वो व्यक्ति को मैंडेट इसलिए दे रहे हैं, चाहे योगी जी को मिला या अखिलेश जी को मिला या हमारी बहन जी को मिला, मैंडेट देने के बाद पब्लिक ये चाहती है कि ये किंतु परंतु नहीं कर पाए कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं थी। अभी जिस तरीके से यमुना मुद्दे पे आप आए थे, आपको याद होगा यमुना जी का जब आंदोलन चला था, उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी में सरकार नहीं थी। लेकिन मुझे याद है उमा भारती जी कोसी पर आई थी, उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा में और केंद्र में और यूपी में जिस दिन मेरी सरकार होगी उस दिन यमुना वापस शुद्ध होगी। आप बताइए मुझे कहां पर है शुद्ध यमुना? तीनों जगह सरकारें हैं। पूछेंगे अगर आप न्यूजीलैंड को हल्के में बात कर रहे हैं तो आप बांग्लादेश को भी मत लें। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश पहुंच गया। वो उदाहरण सिद्धार्थ जी के लिए था, वो उदाहरण सिद्धार्थ जी के लिए था। आपके लिए तो कुछ और उदाहरणों में बात करूंगा। सब कुछ ठीक है, लेकिन उस सब के बावजूद जनाधार खिसका क्यों? जनाधार अस्तित्व के संकट पे आप लोग जूझ रहे हैं सर। और ये माना गया था योगेश भाई आपको, आप इस हरे पेड़ के नीचे हैं, इस सम्मानित मंच पर हैं, शाम का वक्त है,
मैं आपसे ये अपील भी करूंगा कि जो जानकारी मिले, यदि उसकी पुष्टि आप पे न हो तो उसे सुन के रख जरूर लें अपने पास। हम सभी ने, मतलब पूरे प्रदेश में एक जो लोग भी राजनीति को नजदीक से जानते समझते थे या विश्लेषण करते थे, तो लोगों ने कहा कि शायद अपनी ही करनी का फल भुगत रही है बसपा। शायद जिस प्रकार से जो सांगठनिक ढांचे की जो लूपहोल्स हैं, उस वजह से आज इस स्थिति में आई है। और सबने कहा कि लेकिन ये लोग वापसी करेंगे, नए सिरे से आएंगे, संभवतः नए बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन निकाय चुनाव जैसे छोटे चुनाव जो गलियों का, मोहल्लों का, वार्ड का होता है, वहाँ फिर से वही शोर मचा कि फिर से टिकटों की कीमत लग गई। सर ये तो सब आप सोचिए, ये सब विरोधी अपने अस्तित्व के संकट से लड़ रही है। सब विरोधी पार्टियां, मेरी बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है। अभी जो आप कह रहे हैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है 60 साल के बाद। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है 15 साल के बाद। तो यही चीज अगर मैं इस पार्टी पर रिपीट करूं कि ये भी जूझ रहे थे, 60 साल से जूझ रहे थे, सबके पास टर्निंग पॉइंट होता है, सबके पास टर्निंग पॉइंट होता है। लेकिन ये वजह जो अभी मैंने कहा कि इस स्थानीय चुनाव में ये मुद्दा उठाए, मैं जाना उधर चाह रहा हूँ कि ऐसे में भी संभलने की जरूरत नहीं लगी। नहीं सर, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये गलतफहमी की बातें हैं कि कोई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया। एक बार फिर से आपने अपनी पार्टी जिंदा रखी, ये परंपरा बना रखी है कि हम अपना बदलाव जरूर करेंगे। कभी कोई आएगा तो कभी कोई आएगा। आप भी उसमें आप भी ऐसा हो चुके हैं, अभी आए कोई तो कभी आगे कोई। डॉक्टर अशोक अग्रवाल साहब के सामने हुआ था, संगरतन सेठी साहब अनाउंस कर दिए गए, फिर गोवर्धन सिंह जी ले आए गए। क्या है, ये क्या कल्चर है सर? सर कुछ ना कुछ इनपुट होते हैं, उसमें पार्टी का बदलाव होता है। ये पार्टी का अपना संविधान है, इसमें विरोधी पार्टियों को संविधान का, अच्छा संविधान में लिखा है कि बदलाव कर देना? नहीं, पार्टी के संविधान में लिखा है। पार्टी के संविधान की बात, पार्टी के संविधान में लिखा है बदलाव करना। पार्टी के संविधान में हमेशा बदलाव करने के संविधान में सर ये लिखा है कि अगर पब्लिकली कहीं पर मैंडेट नहीं आ रहा है या कहीं हमारा विरोध है, तो इसका मतलब भाईचारे से चोरी कर सकते हैं। कमजोरी है संगठन की। पहले ही प्रॉपर आपने अपना स्ट्रक्चर देखा नहीं, समझा नहीं, डिजाइन नहीं किया, उसमें फिर जब बदलाव है तो इसका मतलब जनता कहीं ना कहीं भ्रमित तो होती है सर। लेकिन बदलाव करके कार्यकर्ता ही लड़ रहा है, ये अलग बात है। उनको हटा के दूसरा नहीं, अलग बात है। लेकिन इसके बीच में संदेश आता है कि वहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि उसने जिस तरीके से टिकट पाई थी, अब नए को लाओ उसको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप सहमत हैं विनोद जी? ऐसा कुछ नहीं था सर। बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी का आंतरिक संगठन का मामला है, ये किस तरीके से प्रत्याशी का चयन करते हैं। लेकिन अगर एक प्रत्याशी बदला जाए तो ये कहीं ना कहीं चूक है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये इनकी पार्टी का मामला है। और मैं आपको सही बताऊं, अगर इनको जिताऊ प्रत्याशी दिखता है तो हर पार्टी बदलना चाहती है। आपको लगता है कि अभी आने वाले समय में फिर आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है इस पार्टी से? धन्यवाद कहूंगा संयुक्त मोर्चे की जो पहले कोशिशें चल रही थी वो कहीं ना कहीं साकार होती सी आपको दिख रही है। संयुक्त मोर्चे की अगर बात आ रही है तो रविंद्र नरवार साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। अभी संयुक्त मोर्चे को लेकर के बड़ी कवायद चली, आपके जिलाध्यक्ष बड़े जोर शोर से इसको लेकर के आगे बढ़े, वो कुछ नहीं हो पाया। हर पार्टी ने एक एक करके अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। भाजपा का अनाउंस हो ही चुका था, बसपा का अनाउंस बदल के हो गया था, कांग्रेस के सामने आई गए मोहन सिंह जी, उधर सपा ने भी फाइनली दे दिया। संयुक्त मोर्चा टाई फिस्ट हो गया। अब ये कोशिश है आरएलडी की कि हम देखेंगे, हम किसी के संग चलेंगे। तो आखिर आरएलडी कर क्या रही है सर? जनप्रतिनिधि का इस लोकतंत्र के अंदर जी जो अर्थ है, जनता का आदमी जनता के द्वारा चुना हुआ और जनता के लिए जी। लेकिन आज दुर्भाग्यवश मेरे अनुज अभी सिद्धार्थ भाई कह रहे थे कि हमारा संगठनात्मक जो तरीका होता है चुनाव लड़ने का जी, वो पहला और आखिरी होता है और किसी भी सूरत में हमें चुनाव जीतना है। इससे हमें कोई सरोकार नहीं है कि हमने क्या वायदा किया, किस लिए हम जनता के बीच में आए, क्या हमारे कर्तव्य होने चाहिए और जिस वजह से हमें जनता ने चुना वे वादे हमें पूरे करने चाहिए नहीं करने चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको कि आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ ही आ रहे हैं। अभी भाजपा की तरफ जाने से पहले अपनी तरफ रहिए ना। मैं उसी बात पे आऊंगा, आरएलडी कहां है? मैं उसी बात पे आऊंगा कि जो स्वरूप हमने देखने को मिला, कहां बेरोजगारों को रोजगार मिला, 2 करोड़ के वादे हुए थे। सर स्थानीय मुद्दों पे आते हैं, किसानों को कहां सीधे अपनी स्थानीय स्तर पे आ जाइए। स्थानीय स्तर पे पहले आरएलडी मैं सब सुनूंगा, आप खूब आराम से जमुना जी कहां साफ हुई, सर आपको अलाउ करूंगा, आप अलाउ हैं। आरएलडी कहां है सर? आरएलडी इसलिए वो जो हम लोग प्रयास कर रहे थे, मेयर मत दे पाते, नहीं दे पाए। हम वो जो 70 वार्डों में तो खड़े हो जाते, प्रयास कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें महसूस हो रहा है, आज आम जनता को महसूस हो रहा है कि जनता को ठगा गया, कहीं नौकरियों के नाम पे, कहीं व्यापारियों को जीएसटी नोटबंदी के नाम पर, नहीं कहीं ना कहीं। तो हम उस ठगादिराज का विरोध करने के लिए, कहीं ना कहीं जनता को सुशासन देने के लिए, कहीं संयुक्त मोर्चे की एक उपज आई
वो सफल नहीं हो पाई, अपना मेयर भी नहीं दे पाए, संयुक्त मोर्चा भी नहीं दे पाए, लेकिन उंगली आप पर उठ रही है। हमने सकारात्मक प्रयास किया, उंगली आप ही पर उठ रही है। अनूप जी, अभी इनको शायद ये यहाँ आए हैं, आने से पहले शायद संगठन की जानकारी लेकर नहीं आए। मैं और समाजवादी पार्टी को भी कह रहा हूँ, आज हमारा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था जी। समाजवादी पार्टी के जिले के प्रवक्ता इंजीनियर वीरभान सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। अच्छा, इसके अलावा इनके प्रत्याशी जो हाथरस से लोकसभा का चुनाव लड़े, बलदेव से विधानसभा का चुनाव लड़े जी, निरंजन सिंह धनगर के सुपुत्र जो आज की तारीख में जिला पंचायत सदस्य हैं जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो ये लोग आकलन करें ना, ये है कहाँ इनका आकलन। भारतीय जनता पार्टी में जाकर आदमी ये समझता है कि अब गंगा जी नहाने की आवश्यकता नहीं रही। गंगा जी तो आपको भी नहाने की आवश्यकता नहीं। एक मिनट, आप रोजगार दे नहीं सकते, व्यापारियों को सुरक्षित से काम नहीं चलता है। सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ चिल्लाने से रविंद्र जी काम नहीं चलता है। सुन लो, सिद्धार्थ भाई गंगा जी नहाने की, जयंत चौधरी जी को भी गंगा जी भाजपा नहीं नहलाई थी। सिद्धार्थ भाई गंगा जी नहीं नहा पा रहे थे। सिद्धार्थ भाई समझ रहे ना, और सुन लीजिए, जयंत चौधरी को गंगा जी नहलाई थी, हमने जयंत चौधरी जी ने एक यहाँ पर एक नजीर पेश की थी अपने सांसदीय कार्यकाल में। उन्होंने नजीर पेश की थी कि ओपन टेंडर कराए थे सर, उसके बाद उसके बाद वापसी नहीं कर पाए। उसके बाद और उसके ऑनलाइन टेंडर पूरे राज्य में करा दिए, लेकिन आज कमीशन क्या बंद है? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ। अनूप जी, भारतीय जनता पार्टी दलों की गंदगी को इकट्ठा करने का काम इन्होंने कर रखा है। बताइए, सबसे ज्यादा बता रहे थे कितने लाख रुपया हृदय स्थल के लिए आया, स्ट्रीट लाइट का पैसा कहाँ गया, जमुना जी की सफाई के लिए आपके एसटीपी प्लांटों में क्या हो रहा है? आप बोल रहे तो मैं बोलूं नहीं है वो, आप बोल रहे लोकदल की तो आदत है हल्ला मचाने की। सुन तो लो, अरे जवाब तो सुन लो भाई, जवाब भी नहीं सुनोगे। मेरे युवा भाई जवाब भी नहीं सुनोगे, क्या कर रहा है? युवा भाई पीड़ित हैं। अच्छा, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, कहाँ है नौकरियां? योगेश जी को शामिल करता थोड़ा सा, तो सब लोग भाई नरदेव जी, भाई सिद्धार्थ जी भी कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात में एक जरूर बात कहूंगा कि जब आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने जब चुनाव लड़ा तो ये स्थानीय स्तर सर एक सेकंड, जो इन्होंने आप बात कही है, मैं नहीं चाहता हूं ये बात हो, मैं चाहता हूं मेरे नगर की, हमारे महानगर की। सर गंगा जी की बात हुई है तो गंगा जी पे हमारे महानगर भ्रष्टाचारी जी, मैं कहना चाहता हूं इनके बोलने को कुछ है ही नहीं, जो है वो इन लोगों में बोलने को कुछ है ही नहीं। अनूप जी अपने संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, को कोस रहे हैं। आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। हम मोदी जी को भारत अभियान चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी डस्टबिन बन चुकी है। हम मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचारी शामिल हो रहे हैं उनको वहां जाने के बाद वो शुद्ध हो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, समाजवादी पार्टी ने तो शुद्धता का ठेका ले रखा था। समाजवादी पार्टी ने जो विकास कार्य कराए पिछले 5 वर्ष में लूटा है। आज आपके नेता तो पिछले 5 वर्ष की आपकी स्थानीय पालिका अध्यक्ष ने कितना भ्रष्टाचार किए, इसका जवाब जनता देगी। एक रिक्वेस्ट है, पिछले 5 वर्ष में कितने पालिका, बस एक सवाल अगर आप मुझे करने की इजाजत दे दें तो मैं एक रविंद्र जी से सवाल करना, दोनों से, आप दोनों से। आपने, मैं कहता हूं चलिए फिर जाएगी बात वहां जाकर के केंद्रीय स्तर पे पहुंच जाएगी, फिर सिद्धार्थ को अपनी मजबूरी बनेगी कि वो जाकर के कहे कि अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी भी हमारी गंगा में नहा के गए हैं। देखिए दूसरी बात, फिर उस पे मैं भी यही कहूंगा भ्रष्टाचार का कोई आरोप आज तक नहीं रहा, उन पे कोई आरोप नहीं रहा। लेकिन अपने मन मुताबिक जब उनको अच्छा लगता है तब तो वो गंगा अच्छी है, और जब उनको बुरी लगेगी तब वो नहीं। आपको बताया जनता के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए एक आरोप बता दिए। मेरा सवाल रह गया, अरे मेरा सवाल रह गया रविंद्र जी से भी और अरुण जी से भी। बाय द वे, अगर ये बात आप लोगों ने शुरू की कि भाई इनके यहाँ जाकर के इंसान स्वच्छ हो जाता है, तो आप बताइए क्या वीरभान सिंह आपके यहाँ गलत थे? नहीं, वीरभान सिंह जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, वीरभान सिंह जी गलत नहीं थे, मैं वीरभान सिंह के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। वीरभान जी सपा में अशुद्ध थे? नहीं, वीरभान सिंह जी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे और उन्होंने इस्तीफा बहुत पहले ही दे दिया था हमारी पार्टी। अरे आ रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ अशुद्ध तो नहीं थे ना आपके यहाँ जब तक रहे? अशुद्ध तो बिल्कुल, क्योंकि आपके पदाधिकारी थे, या तो मानो कि अशुद्ध थे मेरे यहाँ। नहीं, बिल्कुल। सर आ रहा हूँ, निरंजन सिंह धनगर के पुत्र क्या आपके यहाँ पर जब तक थे वो अशुद्ध थे? सवाल ही नहीं है, आज भी हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं धनगर आज भी हमारे साथ उनके पुत्र ने ज्वाइन कर लिया, जिला पंचायत के सदस्य हैं। आप क्या ज्वाइन और वे ज्वाइन हो गया? नो, आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा आया हुआ था, उनके सामने पीयूष धनगर जी ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सर रविंद्र धनगर आज भी अब देखिए, अब इसमें फिर आपने क्या किया, हल्का सा सिरा अपनी तरफ मोड़ लिया। निरंजन धनगर आज भी हमारे साथ है, पीयूष चला गया तो कोई बात नहीं, ये मत करिए। मैं कह रहा हूँ पीयूष जो आप
ही के आरएलडी के जिला पंचायत सदस्य थे, अभी चुनाव लड़े साहब। आप देखिए ना, तो अब जैसे मेरी बात ये है, पीयूष धनगर या उनके पिता आपके यहाँ रहते हुए अशुद्ध तो नहीं थे, तो इनकी गंगा में नहाने की बात तो नहीं आएगी ना। देखिए सुनिए, अगर वो आपके अशुद्ध थे तो आप अब तक रखे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अशुद्ध थे, लेकिन कई बार अत्यंत महत्वाकांक्षा राजनेताओं को और जनप्रतिनिधियों को लालची और लोभी बना देती है, और उनको आज ऐसा लग रहा है कि कहीं हम भी जुमलेबाजों के साथ जाकर बैठ जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा करेगी। लेकिन जनता समझ चुकी है सर, जनता भरोसा करने वाली नहीं है। अरुण दीक्षित जी की तरफ जाना है क्योंकि सपा का मैं अभी नहीं ले पाया हूं, लेकिन आपसे मेरी बात अधूरी रह गई। मैंने कहा साहब, आप 70 पार्षद नहीं दे पाए हैं, अपना मेयर प्रत्याशी नहीं दे पाए हैं, संयुक्त मोर्चा बनाते बनाते भी आप लोग अपने दूसरों के यहाँ से टिकट न मिलने पर नाराजगी को भुनाने की कोशिश करते करते लास्ट में हार गए हैं। इस चुनाव को, जो राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी एक बड़ी रिहर्सल हो सकता है, तो कैसे देखा, कैसे आप लोगों ने कहा है सर आपका संगठन? देखिए, मैं बता दूं कि हम अगर नहीं दे पाए हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है जी, और ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि हम लोगों पे आज तक कोई भी राजनीतिक दल या जनता का व्यक्ति या आपका प्रतिनिधि कोई भी प्रश्न चिन्ह बेईमानी का हमारे नेतृत्व पर नहीं लगा सकता है, संगठन पर नहीं लगा सकता है। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए सर, आप चले कहां जाते हैं? सबसे ज्यादा संघर्ष सवाल जनता के लिए राष्ट्रीय लोकदल। सवाल का सीधा जवाब जमीन से लेकर सर कहां चले गए आप? कहां चले गए? करते हैं कि नहीं करते? आप मानते हैं कि नहीं? दैट इज ओके, मैं चलिए ठीक है भाई, आपके पास यहाँ हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं है सर कि हम लोगों से कह सकें कि हम आते ही 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। वो बात हो रहा है कि 9 पैसे माफ करें। हम आते ही कह देंगे कि जीएसटी से बहुत बड़ा लाभ होगा और ये भविष्य बनेगा। वो बात हो रहा है कि हम उसे परिवर्तित कर दें। जिलाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह इसी मंच का हिस्सा बने। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही जो आपको जानना भी बहुत आवश्यक है। संभवतः वो एपिसोड आपने देखा कि नहीं देखा, मैं नहीं जानता हूं। उन्होंने कहा हमने इसलिए प्रत्याशी नहीं उतारा कि कहीं वो सम्मानजनक हार भी हार पाता कि नहीं। तो सोचिए रालोद किस स्थिति पे खड़ी है। नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, हमने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ताकत से लड़ने के लिए हम लोगों को एक होना होगा। क्या है ये हमारी सोच, इसकी परिभाषा कैसे? इसकी परिभाषा ये है कि हम शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं करते। अरुण को मैंने 2 मिनट की बात नहीं करते। 2 मिनट कहना है। भाई को भाई से लड़ाने की बात नहीं करते। पहले मैं हम विकास की बात करते हैं। सर मैं बस जल्दी से ईमानदारी की बात करते हैं। एक इशारा मिल रहा है, मैं तुरंत लौट करके पहले योगेश भाई की तरफ चलूंगा, विनोद जी से बात करूंगा, लेकिन सबसे अभी तक उनसे बात ही शुरू नहीं हो पाई है। एक ब्रेक लेना है, लेकिन जल्दी से अरुण दीक्षित जी, समाजवादी पार्टी इस चुनाव को किस तरीके से देख रही है? क्या है इस समय आपका अपना अस्तित्व इस पूरे नगर निकाय, नगर निगम खासतौर से चुनाव के दौरान? देखिए अनूप जी, समाजवादी पार्टी नगर निगम के चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ रही है जी, और ऐसे प्रत्याशी को हम लेके आए हैं। हमारे कैडर के प्रत्याशी हैं, हमारे संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को हम सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो उसका साक्ष्य मैं अब आपके सामने दे रहा हूं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी अंतिम छोर के कार्यकर्ता को ही ऊपर पायदान पर ले जाना चाहती है। जो कहती है उसकी कथनियों करने में कतई फर्क नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के इसी वार्ड के पार्षद के प्रत्याशी हैं। इसमें एक फोटो लगाना भी अपने मेयर के प्रत्याशी का उचित नहीं समझ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि ये इसी तरीके से अंतिम छोर के प्रत्याशी को ऊपर में पायदान पर ले जाना चाहते हैं, या जनता को एक जुमले में मतरा को उलझाकर फिर एक नई कहानी के प्रस्तुत करने के जा रहे हैं? आप ही से शुरू करवाऊंगा क्योंकि ब्रेक के बाद मेरा ये सवाल इनसे आना ही है, क्योंकि ये लगातार हमने 2 एपिसोड से लगातार ये सवाल उठाए, इसमें भी उठाएंगे। धन्यवाद, मैं चाहूंगा, मुझे समय भी काफी कम मिला है। दूसरी चीज एक बात बताइए, अभी तो पहले अभी अपनी तरफ ही चलिए, इनकी तरफ बाद में। आप, मुझे मालूम है कि यहाँ पर 4 का मुकाबला 1 को करना है, क्योंकि आप लोगों को मिल करके एक ही घेरना है। बाद में जाकर के जब संयुक्त मोर्चे की कवायद हो गई तो समझ लीजिए क्या है। अब आप अपनी तरफ पहले आ जाइए जी। उदयवीर सिंह साहब यहाँ पर थे, एमएलसी जी, वो प्रभारी थे जी। हानन फानन में एक बदलाव हो गया है सर, जानकारी आपको होगी। हाँ बिल्कुल है, वो कानपुर चले गए। मैं आपको जवाब देता हूं। संजय लाठर साहब मैं आपको जवाब, अब मैं बताऊं आपका, मैं सर अब फिर आप कहोगे सवाल भी आपका जवाब भी आ गया। मैं बोलिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप तुरंत अभी इस पे पॉलिश करोगे। अब आप पॉलिश करके, पॉलिश नहीं, जो हकीकत है उसी को बयान करूंगा। नहीं सर, मैं पॉलिश करोगे। अब आप क्या कहोगे? अरे सर उसमें एक व्यवस्था बनी थी हमारे यहाँ, वो व्यवस्था ये थी कि वो टिकट वितरण के प्रभारी पूरे प्रदेश में हुआ है। पूरे प्रदेश में, मथुरा में अकेला बदलाव नहीं हुआ है, प्रदेश में। आप जानकारी करिए, आप कल के इसकी प्रदेश में टिकट वितरण के प्रभारी हमारे अलग थे और चुनाव संचालन प्रभारी अलग से जुड़ा हुआ सवाल। अब इसको बताइए, अब आप मानेंगे, आपको मानना होगा क्योंकि सच्चाई है। उदयवीर सिंह बहुत बुरी तरह से नाराज थे क्योंकि जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं है।
महानगर अध्यक्ष आपका पिछले 8 माह से घोषित नहीं है। यहाँ पर आप सभी वार्डों में उपयुक्त प्रक्रिया के अंतर्गत उनके पास पैनल तक नहीं दे पाए जिससे कि वो पार्षद प्रत्याशी का चयन कर सकते। ये नाराजगी उन्होंने सभी के बीच में बैठ करके जताई थी और वो काफी खिन्न थे। किस स्थिति में हैं आप बात करते हैं, तुरंत दूसरे पे हमला जरूर होता है। नहीं, अरे अपने कांच के घरों को भी तो देखिए। अपने घर के देखिए, हमारे ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सभी वार्डों में हमारे प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं जी। कुछ जो हमारे वार्ड जिन प्रत्याशियों को हम उतार रहे हैं, लेकिन हम उन वार्डों में मजबूती के साथ उतारना चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारी रणनीति थी। हम ये आधी अधूरी तैयारी के साथ चुनाव संचालन समिति नहीं बना पाए हैं आप। बिल्कुल है सर, ये जबानी जमा खर्च न करिए। नहीं, आज उसकी रात को 8:30 बजे बैठक भी बुलाई गई है। आज तारीख जानते हैं सर मैं आज ही के बता रहा हूं। तारीख बताइए। 15 तारीख, 7 तारीख नामांकन हो गया, 1 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो गई। वो आप अभी अपने चुनाव टिकट वितरण की प्रणाली जो थी प्रभारी बहुत अजीब काम किया। बस जल्दी से लौट रहे हैं समाजवादी पार्टी के। अगर हम पदाधिकारी अरुण दीक्षित जी से बात करते करते इस समय ब्रेक की तरफ जा रहे हैं तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की जमीन वास्तव में कितनी मजबूत है। हालांकि चर्चा काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है, इसे फिर से आगे बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी की स्वीकार्यता शायद हमारा ब्रेक से बाद का सबसे पहला सवाल होगा और चर्चा फिर से आगे बढ़ेगी। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चुनावी संग्राम। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। निकाय चुनाव की सरगर्मियां और उस सरगर्मियों से जुड़ा हुआ हर पहलू आप तक पहुंचाने की एक चुनौती है और उसे हम पूरे कर्तव्य के तौर पर निभाते हुए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं योगेश द्विवेदी जी, सिद्धार्थ लोधी जी, रविंद्र नरवार, विनोद चतुर्वेदी और अरुण दीक्षित। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ भाई आपकी तरफ चलना चाहूंगा और एक साथ 2 सवाल होंगे और दोनों सवालों पर मैं इन सभी को शामिल भी करना चाहूंगा क्योंकि सवाल आपसे जुड़ा है लेकिन उसका असर जनमानस से ही रिलेटेड है। पहली चीज तो मैंने जब नेगेटिविटी की बात की थी तो उस नेगेटिविटी को अब संशोधित करके फिर पूछता हूं। एक ऐसा लगता है कि एक जनमानस में एक कॉमन ओपिनियन ये आई कि आप लोगों ने साजिश के तहत इस नगर निगम के पहले चुनाव को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट करवाया और इसकी वजह से ऐसा आभास बताया जाता है, ऐसे इनपुट्स आते हैं कि भाजपा की ये साजिश थी, वो अन्य दलों के सामने भी अपना इस रणनीति को रखना चाहती थी और संभवतः उनकी अंदर खाने की भी राजनीति ऐसी थी कि एक एससी अगर वर्ग से अगर कैंडिडेट आता है तो आपके कुछ नेताओं को लाभ मिलने वाला था। इससे लोग नाराज हैं ऐसा बताया जाता है। मेयर सीट के अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण से लोग नाराज हैं, सीधे सीधे बात। बिल्कुल नाराज नहीं है। मैं बता दूं आपको जी, मैं लगभग 4 वार्डों में प्रतिदिन जाता हूँ और 4 वार्डों में जितना जन समर्थन हमारे मेयर प्रत्याशी को मिल रहा है वो देखने लायक है, काबिले गौर। एक सेकंड रोक दो अरुण भाई, एक सेकंड। विनोद जी, आप जिन वार्डों में जाते हैं आपके प्रत्याशी जाते हैं, कैसा समर्थन है? जी मैं सही बता रहा हूँ आपको। बस जल्दी बताइए। केवल इतना ही बता। नहीं सर, इतना ही बताइए, कैसा समर्थन है? समर्थन मिल रहा है हमारे बहुत। बस अरुण भाई, आपके प्रत्याशी साहब जनता को बहुत स्नेह और प्रेम मिल रहा है। योगेश भाई, आपके समर्थन अभी जमुना पार का बता दीजिए। सर बिल्कुल समर्थन है। रविंद्र भाई, आपका भले ही ना हो लेकिन आप अगर इन बचे हुए भाजपा के अतिरिक्त लोगों को देख रहे हैं उनके बारे में किस प्रकार का फीडबैक है? भाजपा के अगेंस्ट आज माहौल जनता के अंदर बना हुआ है। ठीक है। अब बताइए, मैंने कहा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करके सिर्फ एक शब्द में जवाब लेना चाहा। भाई साहब यहाँ पर सिद्धार्थ भाई सुनिए, जो जिससे पूछूंगा अगर उसे 1 तारीख को, मैं यहाँ पे किसी की भी भावनाओं को ठेसित नहीं कर रहा, लेकिन 1 तारीख को किसी इनमें से 2000 वोट भी मिल रहे होंगे, आज ये कहेंगे हम बादल फाड़ देंगे, हमारा प्रत्याशी सबसे आगे, तो सर आप तो ये कहेंगे ही। मुझे 2 मिनट दीजिए सर, मैं देता हूँ। चलिए, मुझे आप एक बात बताइए जी, मथुरा नगर निगम बना, इसका श्रेय भाजपा को देते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल आप बिल्कुल सफेद झूठ है भारतीय जनता पार्टी का। नगर निगम आपने क्यों नहीं बना लिया? समाजवादी पार्टी आपने क्यों नहीं बना लिया? बना दिया था साहब, बना दिया। हमने आपने केवल लेमन जूस की गोलियां दी। अरे गोलियां आपने कुछ नहीं किया। आपने केवल लूटा। इनकी तो एक रेट पाने का हमारा इनके मुख्यमंत्री हमारी तो घोषणा हो गई थी, सब जारी हो रही है, काम किया है। बोलने नहीं देंगे। अच्छा, बोलना तो दो भाई। भाई बोल, आप सही बात बोलिए। सही बोल रहा हूँ।
आप गलत बोल रहे हैं। आप ये पता करिए कि ये नगर निगम किस सरकार में चालू हुई और इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ। हमारा वृंदावन हमारी सरकार क्या नोटिफिकेशन जारी? अरे भैया एक बालिका वृंदावन, एक डेढ़ बालिका। अरे यार अभी तुम अपने संशोधन कभी विधायक आता है कि कुछ और। अच्छा अरुण भाई, मैं आपको अगर ये माने कि सिद्धार्थ जी की बात पूरी होते ही आप ही लोगों पे आऊंगा और इनकी बातों पे आपकी ओपिनियन लूंगा, तो इतनी देर का समय इनको देना चाहता हूँ। जल्दी से प्लीज आप अपना। मैं दो बात कह रहा हूँ। मैं पहली तो ये जो चर्चा हो रही है, ठीक है अनुज जी, मेरा निवेदन आपसे एक है जी, इस चर्चा को स्थानीय निकाय पे रखें। मैं वही कहना है ना, नगर निगम की चर्चा रहे। चर्चा दूसरी ये होनी चाहिए कि नगर निगम का जो मेयर बनेगा या जिस पार्टी का बनेगा उसकी मंशा क्या है, वो नगर निगम में क्या करना चाहता है। नगर निगम का मेयर में अगर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो मेरा मेयर जब भाजपा का मेयर होगा तो वो क्या करना चाहता है, क्या सुधार लाना चाहता है। सवाल के नजदीक चीजों पे सवाल के नजदीक पहुंचा रहा हूं, फिर से रिकॉल करते हुए। अनुसूचित जाति वर्ग के पहले चुनाव का आरक्षण, मेयर पद का आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग का कराने के पीछे साजिश मानी जाती है, लोग नाराज है, ये सवाल था। ये बिल्कुल गलत है। अफवाहें, राजनीतिक दल इस बात का क्या कहते हैं प्रोपोगेंडा बना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में क्या पहले कोई नगर निगम ऐसी नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? या पहले नगर निगम के मेयर चुने नहीं गए क्या? पड़ोस में आगरा अलीगढ़ भी रहा, अलीगढ़ रहा, आगरा रहा। एक समाज के अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति, हमारा भारतीय जनता पार्टी का 25, 30 साल, 40 साल पुराना कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जिसका जीवन निकल गया भाजपा की सेवा करते करते, ऐसे व्यक्ति को अगर हम आज मथुरा नगर निगम के प्रथम स्थान पर बैठाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? भैया अगर आप इसके विरोधी हैं, हम विरोधी नहीं है, मेरी बात कंप्लीट होने दो। आप अंतिम पायदान के व्यक्ति को ऊपर बिठाना चाहते हैं, जहां बैठे हुए इसी वार्ड के आपके प्रत्याशी आपके उनको असुविधा हो रही है। आप जल्दी इतना निवेदन कर रहा हूँ कि अगर ये लोग विरोधी हैं तो भैया क्यों अब तुम क्या कहते हैं चुनाव में क्यों उतरे? मना कर दो, नहीं लड़ना चुनाव। अगर अनुसूचित जाति का आरक्षण तो आप लोगों के पेट में दर्द है तो आप लोग चुनाव में भी क्यों हैं? अरुण भाई आ रहा हूं, आपको चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी मास्टर लाइन है, लेकिन देखिए इसमें अंतर करिए सिद्धार्थ भाई, एक मिनट अंतर करिए। मैं ये आपकी मास्टर लाइन है और इस बात को लेकर के मैं अपना क्षोभ जो अंदर से एक अंदर रुष्टता होती है वो अपना बड़े सम्मान के साथ, बड़ी विनती के साथ जनता से कर चुका हूं कि इस प्रकार का एक मैंने कहा नोटा का बहुत बड़ा शोर सुनाई पड़ता है। तो ऐसे में अगर अनुसूचित जाति के आरक्षण की वजह से नोटा अगर आप चयनित करें, मैं फिर बहुत विनती के साथ कह रहा हूं, या मैं किसी की भी, क्योंकि हर पार्टी के पास अनुसूचित जाति से ही आया हुआ तो प्रत्याशी है, यहां मेरा पक्ष किसी के साथ नहीं है, लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है तब जब हम अपने आप को विकसित बुद्धिजीवी ये कहते हो इस समय पर नोटा का प्रयोग सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग की वजह से, तो ये बहुत बहुत कष्ट देने वाली और बुरी बात है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कि रुष्टता इस बात को लेके है कि भाजपा के साथ ये विपक्षी दल तो इस समय नहीं बोलेंगे, ये कहेंगे भाई हम भी ठीक है, कहीं जनता का फीडबैक मिल रहा है क्या आपको? देखिए मैं बताऊं, और अगर मिल रहा है तो कोई रणनीति है? मैं बता रहा हूं अनुज जी आपको, जनता का जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। ये जो चर्चा आप नोटा की जो चर्चा कर रहे हैं, ये तथाकथित वो नेता कर रहे हैं जिन्होंने राजनीति को व्यापार समझ रखा है। उन लोगों के पेट में दर्द है कि ये अनुसूचित क्यों हो गई। उन लोगों को ये दर्द है कि जो लूट खसोट हम नगर निगम में करते हैं वो लूट खसोट हम नगर निगम में नहीं कर पा रहे हैं। अनुसूचित जाति का व्यक्ति, मेरी बात कंप्लीट हो, लेकिन जल्दी अब देखिए मुझे योगेश जी की थोड़ा सा हमें अनुसूचित जाति का सामान्य कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता इस मथुरा नगर निगम को चुनाव को लड़ रहा है और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं जिस दिन वोट खुले उस दिन आप मुझको फिर बुलाइए। ठीक है सिद्धार्थ भाई। अरुण भाई ये बताइए, अरुण भाई आप बताइए, ठीक है अरुण भाई ये बताइए, मैं सवाल पूछिए सर एक सवाल मेरा अपने भाई से है, एक मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सिद्धार्थ भाई उनसे पूछना चाहता हूँ, पिछला बोर्ड जो हमारी निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से रही है, मैं दूंगा आप ही देंगे, आप ही से पूछ रहा हूँ, मेरा प्रश्न ही आपसे है, उन्होंने पिछले 5 वर्ष में कितना निर्माण विकास कराए, आप उनके निर्माण विकास के उनकी छवि पर इस चुनाव को क्या लड़ रहे हैं? आज की स्थिति में अब मैं ये जानना चाहता हूं
कि जो पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के आपने चर्चा का रिदम तोड़ा। आपका सवाल जेन्युइन है लेकिन आपने चर्चा का रिदम तोड़ दिया अरुण भाई, ये बड़ी दिक्कत है। मैं कह रहा हूं आपका सवाल 2000% जेन्युइन है और आज वो पालिका अध्यक्ष को उनके चेहरे को गायब कर दिया। अनूप जी मेरी बात नहीं समझ। अनूप जी एक सेकंड, मैंने कहा था अनूप जी एक मिनट, सिद्धार्थ भाई ने इसका जवाब मैं चाहूंगा, बिल्कुल चलते चलते लेके जाऊंगा कि आपके पिछले 5 साल का कार्यकाल क्या आपको जनता के बीच में सवालिया निशान तो नहीं लगवा रहा जो अरुण भाई ने पूछा है। लेकिन आपने रिदम तोड़ दिया। बात थी कि एससी की घोषणा मेयर पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने पर, चलिए मैं सवाल फेंकता हूं। समाजवादी पार्टी इसको स्वागत करती है लेकिन और समाजवादी पार्टी ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को सबसे ऊपर ले जाने का काम किया और हम उसको लेके आए हैं और हम उसका पूरा सम्मान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि जिस वार्ड में हम बैठे हुए हैं उनके पार्षद के प्रत्याशी अरे मैं आ रहा हूं, फोटो लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग हर जाति का सम्मान करती है। चूंकि मथुरा एक सवर्ण बाहुल्य सीट है, निगम है, और यहाँ पे एक SC/ST प्रत्याशी को लगाना क्या ये सुनियोजित तरीका नहीं है भाजपा का? इसीलिए तो नोटा की तरफ दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का खत्म होने का प्रमुख कारण ही है इनकी सोच इतनी संकीर्ण है। इनके सोच पे मुझे दुर्भाग्य है कि इन लोगों की सोच क्या है। इनकी मेरी एक बात सुनिए, जब हमारा अंदाज इतना है तो आगाज क्या होगा? आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? आपके राहुल गांधी दिखाते हैं उनका अंदाज क्या है। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, फिर कोई खिड़की खुली इनके मकान की, हारे हुए परिंद जरा उड़ के तो देख, आ जाएगी जमीन पर ये छत आसमान की। ठीक, आप मेरी बात का जवाब दे। मैं सिद्धार्थ को भी इसमें और सभी को शामिल करूंगा। आपने कहा ये सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है तो यहाँ पर SC, यही पे तो ला रहा था मैं इस मुद्दे को कि इस प्रकार से आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप देखिए इसमें एक तरफ जहां विनोद जी ने आप उनकी मंशा पर उनकी भावनाओं पर फिर प्रश्न लगाइए। मैंने पहले शामिल किया कि जनता को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, विनम्र अनुरोध किया। अगर नोटा की चर्चा हम बहुत जगह सुनते हैं, दूसरी जगह अगर विनोद चतुर्वेदी ऐसा कह रहे हैं तो पहली बात तो इससे एक झलक मिलती है विनोद जी कि आप इसका मतलब अनुसूचित विरोधी हैं। नहीं, हम विरोधी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब हम जनता के बीच में जाते हैं, ये विरोधी है, जनता के बीच में ये विरोधी है, ये अनुसूचित समाज को चाहते ही नहीं है। ये विरोध करते ही रहेंगे, इनको विरोध के अलावा कुछ सर भाजपा का विरोध एक अलग विषय है, वो राजनीति है आपकी, लेकिन आप ये कहते हैं कि ये सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से अनुसूचित प्रत्याशी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आप मेरी बात को मरोड़िए मत। नहीं, आपने कहा सर, मैं ये आपने कहा है, तो मैं पहले ये कह रहा था कि हर वर्ग हर जाति का सम्मान करती है, लेकिन पब्लिक में जाने के बाद ये आवाज आती है कि सवर्ण बाहुल्य इलाके में इन्होंने ऐसा प्रत्याशी कर दिया, अब आपका प्रत्याशी जीत जाएगा। ये तो हमारा भी ऐसी। मैं जवाब दूंगा। तो इसका मतलब कि आप इस वाली सोच का लाभ उठाना चाहते हैं, आप इस सोच का लाभ उस सोच को सही दिशा देने की बजाय उसका लाभ लेने की कोशिश हर राजनीतिक पार्टी अपने लाभ का चयन। जवाब देना चाहता हूं, मैं आपके जवाब दूंगा। मैं पहले आपसे तटस्थ टिप्पणी चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं जी, तटस्थ अभी भाई बस अभी भाई सिद्धार्थ जी ने एक बात कही कि ये चला इस पे जवाब दे दीजिए। नहीं, इसी पे दे रहा हूं, दोनों पे एक ही क्वेश्चन है। अभी सिद्धार्थ जी ने ये बात कही कि ये SC सीट सर इसलिए हुई, अनूप जी, ये SC सीट इसलिए हुई कि हाई कास्ट के जो लोग हैं, हाई कास्ट के जो लोग हैं वो अगर सीट होती तो लोग घोटाले करते। तो हाई कास्ट के तो जनाब श्रीकांत शर्मा जी भी है। मैंने हाई कास्ट नहीं कहा, सामान्य सीट मेरी बात को SC सीट है मत प्रचार करिए। तो आपकी मैंने हाई कास्ट नहीं कहा, मैंने हाई कास्ट नहीं कहा, मैंने हाई कास्ट नहीं कहा। सिद्धार्थ लोधी का कहना था कि कुछ ऐसे लोगों के पेट में दर्द है जो दावेदारों में शामिल थे और उनकी दाल नहीं गल पाई। वहां पर नीची जात ऊंची जात इस प्रकार की बात कही नहीं थी। अपर कास्ट हाई कास्ट उसमें सर सबसे बड़ी बात नहीं है। मैं इस मंच पर उन लोगों का नाम भी ले सकता हूं। अरे सिद्धार्थ जी, मुझे डर नहीं है। अरे सिद्धार्थ जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता। सर चर्चा चलने दीजिए प्लीज। मेरा एक रिक्वेस्ट मैंने आपसे चाहा, क्योंकि देखिए आपके पास मैं कहता हूं कि आपका बहुत अच्छा राजनीतिक अनुभव अब तक है, आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, बहुत सारे आपने विभिन्न मोर्चों पर आपने जाकर के चीजें देखी हैं। विनोद जी, मैं बात की शुरुआत कर चुका था, सिद्धार्थ जी का अपना वर्जन आ चुका था। विनोद जी ने कहा उस बीच में कि ऐसा हम मानते हैं कि ये सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें से अनुसूचित जाति का आरक्षण ये इनकी एक सोची समझी रणनीति या साजिश है, और इनका कहना था इससे लोगों में रोष है। बताइए क्या कहेंगे इस पर, टिप्पणी दीजिए। मैं दूं? जी एग्जैक्टली। बिल्कुल, मैं टिप्पणी इसलिए दूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही, हमेशा से। आप इनका सोशल साइट चेक करें। एक सेकंड बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। आरक्षण के खिलाफ रही और बहुजन समाज पार्टी, सुनिए, अगर मान लीजिए इन्होंने निगम में आरक्षण बनाया, हम स्वागत करते हैं, इनकी स्वागत करते हैं। इनकी जो मदर यूनिट है जी, जो इनकी मातृ संस्था है जी, उसके खुद जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा अभी कि आरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि तब तक जब तक कि समाज सभी सर, आप इनकी सोशल पहले उन्हीं प्रमुख ने कहा था, उससे पहले उन्हीं प्रमुख ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उससे पहले उन्हीं प्रमुख ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण सबसे पहले समय दीजिएगा। चाहता हूं योगेश जी, 3 लोग 4 लोगों के जवाब देने हैं। मैं योगेश जी को कंटिन्यू चाहता हूं। योगेश जी आप कंटिन्यू करें। देखिए, मैं सर आपको ये बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने अगर सरकार है, निगम बना है, एससी सीट हुई है, एससी भी इंसान है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं सर, ये आरक्षण के आरएसएस के द्वारा आपको मालूम होगा, मोहन भागवत जी ने खुद कहा था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी आरक्षण के पक्ष में है। तो अगर सीट सामान्य भी होती तब भी हम स्वागत करते। सीट एससी हो गई है, वाल्मीकि समाज है या जाटव समाज है, हमारे भाई हैं, हम इसलिए करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, हमारे मथुरा के हैं, लेकिन हम इसकी कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहते कि सीट क्या थी। अगर इन्होंने ऐसा किया है जैसे चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, तो जनता नोटा से और लोटा से दोनों से जवाब दे देगी, इनको दोनों से जवाब दे देगी। समय आने दीजिए। अब यहाँ पे फिर फंसे जी, फिर आप गलत गए जी। मैं इसलिए, क्योंकि मैंने सुना इसलिए कह रहा हूँ, नोटा और लोटा जो आप, हालांकि मजा में चल, ये ब्रज है, ब्रज में तो नोटा अगर मान लीजिए किया तो उसका तो फायदा फिर किसी को नहीं मिला ना सर। अगर इनको जवाब देना है तो क्यों नहीं जाके सपा बसपा कांग्रेस या किसी और को देंगे? मैं कह रहा हूं, नोटा पे जाके कह रहा हूं सर, मैं एक मिनट कह रहा हूं भैया, एक मिनट। मैं फेसबुक पे कल भी लिख रहा हूं सर, आपने पढ़ा होगा, आपको टैग किया मैंने कि नोटा को बटन दबाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप मुझसे भी नाराज हैं तो किसी पार्टी का चयन करें, आप उसको वोट दें। तो फिर अभी आपने कहा ना, आपने ऐसा तो लिखा, लेकिन भावावेश में आप बोल गए, इनको पता चल जाएगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि जनता कह रही है कि नोटा ही दबाएंगे, हम नहीं मानेंगे सब। चैनल के अनूप जी, मैं जनता की आवाज सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं ना, ये सुन रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे अनूप जी, ये हो क्या रहा है? नहीं, आज जनता में ये क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा है। सर, भाजपा जनता की आवाज नहीं सुनती है, अपने मन की सुनती है। मुझे 4 लोगों के जवाब देने, थोड़ा अपने मन की सुनती है, जनता के मन की सुनो ना। मैं तो अभी बोल ही नहीं रहा, तो बोल ही नहीं, मैं बोलूंगा, शामिल करना है, शामिल करना है। अब मैं बोल ही देता हूँ। मन की बात अपने आप की दूसरे पे थोपना कहाँ तक जाएगा? बात अनुसूचित, बात अनुसूचित जाति की सीट की नहीं है जी। वाल्मीकि समाज से वे भी व्यक्ति हैं, इंसान हैं, हमारे जैसे भाई हैं, वो दूषित मानसिकता से हम लोग काम नहीं करते, लेकिन अनियमितताएं कहीं न कहीं हो रही हैं, जैसे, और ये आपको महसूस करना चाहिए। जैसे 1,65,000 मतदाताओं का नाम मतदान लिस्ट में से गायब है, जिसके लिए आप लोग बैठे एक साथ। जी, और आज प्रत्येक वार्ड में आप चले जाइए, कहीं 100 वोट कम है, 500 सिद्धार्थ जी अपने पास रखिएगा इस बात को, आपके पास ये कहीं ना कहीं अनियमितताएं हैं, और इनमें किसका हस्तक्षेप है, कौन हस्तक्षेप कर रहा है, ये जनता ये जान रही है। और इसी पृष्ठभूमि के पीछे इनकी ये दूषित मानसिकता भी कहीं ना कहीं रही है कि क्या करना है, क्योंकि इस आरक्षण में अगर ईमानदारी से कहीं पहल की जाती, तो आरक्षण में जो ईमानदारी से पहल की जाती है वो वोटों के आधार पर, जनगणना के आधार पर होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनकी दूषित मानसिकता, लेकिन ये और रणनीति के तहत। रविंद्र भाई, ये तर्क आया था, मैंने भी पूछा था, वोटों के आधार पे नहीं। मैंने भी इस बात को अपनी, जब एज अ जर्नलिस्ट जब अपनी खबर डेवलप करने के लिए पूछा था भाजपा से और अन्य सोर्सेज से, तो उनका कहना था कि इस नए परिसीमन में जो कास्ट सबसे ज्यादा बढ़ के चलती है, हम उसकी तरफ, ये 1,65,000 सुप्रीम कोर्ट का गायब कर दिए ना, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इनका कहना सही है, भाजपा का कहना था, मैं भाजपा की बात करूं, भाजपा का कहना था कि जब नए जो आपने कहा बिल्कुल वही बात है, ये बाईलॉज भी है और चुनाव आयोग उसी को फॉलो करता है। इनका कहना था कि इस नए परिसीमन में, इसकी पुष्टि भी मैं चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने इसको लेकर लड़ाई लड़ी कि अब बगल में सिद्धार्थ बैठे हैं, इनका कहना था कि इसमें जब नए परिसीमन में जो कास्ट का जो रेशियो सर्वाधिक आया वो एससी का था, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। मैं मानता हूँ आया होगा, ठीक है, क्यों आया होगा जब 1,65,000 मतदाताओं का आपने मतदान लिस्ट से नाम ही गायब करवा दिया। सिद्धार्थ जी, 1,65,000 मतदाता, मैं बताता हूँ आपको, 20 वार्ड बनेंगे, मैं जवाब ले लूं, 20 वार्ड बनेंगे, मैं जवाब ले लूं, औसत के हिसाब से 20 वार्ड बनेंगे, ठीक है, और उन 20 वार्ड का आप आकलन कर लीजिए किन लोगों का नाम लिस्ट में से गायब हुआ है, किस वर्ग, मैं इसका जवाब नाम लिस्ट में से गायब हुआ, आप ही के बगल में बैठ के जवाब लेना चाहता हूँ। जी सिद्धार्थ जी बताइए, आप बोले नहीं, आप बताइए, जवाब दीजिए। 2011 में नगर पालिका का चुनाव हुआ, थोड़ा जल्दी। 2011 में नगर पालिका के चुनाव के बाद उस समय जब वोटर लिस्ट बनी नगर पालिका की,
तो उस समय सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव, क्योंकि चुनावी मोड में होती हैं, तो सब चिंता करते हैं कि वोटर लिस्ट जो है वो ठीक बन जाए। ठीक है। 2016 में पुनरीक्षण का काम हुआ। ठीक है। पुनरीक्षण का जब काम हुआ तो कोई चुनाव नहीं था। जब कोई चुनाव नहीं था तो सारा काम जो था 2016 में जो निर्वाचन कार्यालय है उसके पास था, उनको वो काम करना था। ठीक है। 2016 में जो पुनरीक्षण का काम हुआ उस काम में उन्होंने क्या किया कि 2011 के जो वोट थे वो और इसके अलावा उन वोटों को 2-2, 3-3 बार रिवाइज कर दिया। उन्होंने केवल वार्ड वाइज सिस्टम दे दिया कि भाई ये 10,000 वोट इस वार्ड में होने चाहिए। तो वो 10,000 वोट की उन्होंने ये सूची में अंकित था। मैं कंप्लीट कर लूं। उसके बाद जब ये भारतीय जनता पार्टी को पता चला, भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल जिला नेतृत्व ने जिलाधिकारी से, एडीएम से सभी एसडीएम को बिठा के इस पे अपना विरोध दर्ज कराया। ठीक है। और जो लिस्ट सब संशोधित होकर आ रही है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ, कुछ कमियां मैं अब भी मानता हूँ कि कुछ वार्डों में अब भी कमियां हैं, पर जितना किस प्रकार की, जितना वो कमी मैं बता रहा हूँ, वो कमी क्या है मुझे नहीं पता। इन्होंने कितना वोटर लिस्ट को इन्होंने बोल रहा हूँ, अगर रिपीटेड नाम अगर हटे, वो आपत्तियां आई थी, ये स्वाभाविक है, इसकी जानकारी हमेशा इन लोगों को भी होगी। यहाँ ये लोग नकारेंगे नहीं, सही बात को सही कहेंगे। रिपीट होने वाले नामों को शुद्ध करना एक अलग बात है। रविंद्र नरवार जी कहते हैं कि बहुत से नाम तो बिल्कुल सीधे सीधे काटे गए, क्योंकि आपकी मंशा। मैं बता दूं, इनको पता नहीं, मैं कह रहा हूं ना, यहाँ आने से रविंद्र जी बोल तो ले दो यार। अरे आप समझ लो ना, मैं तार्किक बोल रहा हूँ, आप तार्किक बोल रहे हो। जानकारी नहीं, मैं तार्किक बोल रहा हूँ, तथ्यों में बोल रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। आप अच्छा तथ्यों पे लिखित नहीं करते। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन देखिए मीडिया तो लो, मैं अपनी बात इन्होंने आरोप लगाया कि 1,65,000 नाम गायब हो गए, यही आरोप है ना। ठीक है। आरोप लगाया, अमर उजाला की खबर है, आप पढ़ सकते हैं। नहीं, बात सुनिए ना, एक बार उनकी पूरी बात सुनने के बाद आप 1,65,000 वोट उन्होंने कहा कि गायब हुए हैं। मैं वो जवाब दे रहा हूँ। ठीक है। इन्होंने जो कहा वोट गायब है, वो वोट गायब नहीं है। मैंने वोटर लिस्ट चेक की है बैठ के कार्यालय पे, और 10-10, 12-12 वार्डों की तो खुद अपने हाथों से चेक की है। उसमें एक कमी हुई है, वो कमी ये है कि जैसे ये वार्ड नंबर 34 है जहाँ हम बैठे हैं। ठीक है। वार्ड नंबर 34 में राधानगर आता है और रामनगर आता है। तो उसमें ये हो गया है कि इन्होंने रामनगर का पूरा वोट वो राधानगर कॉलोनी में ही जोड़ दिया है। अब वहाँ दिक्कत क्या आ रही है, वो लोग ये समझ रहे हैं कि उनका नाम नहीं है, पर वो नाम है, पर थोड़ा उस पर वोटर लिस्ट पे काम और मेहनत करनी पड़ेगी। वोटर लिस्ट में से नाम गायब नहीं है। भ्रम की स्थिति तो आप ही ने दी ना। नहीं, हमने नहीं दी सर। अनुप जी, भ्रम की स्थिति हमने नहीं दी। सुविधा वार्डों का निर्माण किया गया चुनाव पूर्व। आप न्यूज़ में जॉब सारे वार्डों का निर्माण किया गया। मथुरा में आपका वोट है, मथुरा का वोट काट के अगर मैं वृंदावन में कर दूं तो आप क्या करेंगे? ये तो समझ में नहीं है। इलॉजिकल है, ये इलॉजिकल है। यही हुआ, यही हमारी लड़ाई थी। आप मुझे मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक वार्ड की भी ये वोटर लिस्ट ला दें जिसमें ये जैसे आरोप लगा रहे योगेश जी कि मथुरा का वोट वृंदावन में जुड़ गया है, वो यहाँ लाके आपने स्वीकार किया है, आपने स्वीकार किया है कि रामनगर का श्यामनगर में आ गया। आप स्वीकार कर रहे हैं। अरे भैया, उनका कहना है, आप स्वीकार कर रहे हैं उसी वार्ड के हिस्से में कह रहे हैं वो संशोधन हो रहा है, उसी वार्ड में जुड़ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं संशोधन हो रहा है। सिद्धार्थ भाई, हो गया, हो नहीं रहा, हो गया, आरक्षण तो हो चुका। सिद्धार्थ भाई, आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि त्रुटियां उसमें रही हैं। मैं क्यों स्वीकार करूं जब है ही नहीं तो? अरे आपने वोटर लिस्ट देखी नहीं है, आपने वोटर लिस्ट देखी नहीं है, करने वाली है नहीं मेरा। अनूप जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है वो जमीन पे काम करता है, बूथ पे काम करता है। हम लोग बूथों पे जाके काम करते हैं, हवाबाज नहीं है और राजनीतिक अपनी सुविधा अनुसार निर्माण कराया। चैतन्य विहार, बुर्जा, कैलाश नगर नगर निगम में शामिल न होना ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या रही है इस निगम घोषणा करने में। वृंदावन की बात करूं, हृदय स्थल को वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में जहां मेरा निवास है जनाब, वहां से 4 दुकान पहले तक नगर निगम है, और जहां मैं रहता हूं वहां मेरा नाम ही उड़ा दिया। सिद्धार्थ जी, मेरा ही नाम उड़ा दिया। दुनिया की बात छोड़िए आप। ये ऐसी राजनीतिक साजिश, ऐसी राजनीतिक साजिश योगेश जी को निगम विनोद जी, अरुण जी, मेरे भाई योगेश जी, रविंद्र जी,
ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, मैं फिर टोक रहा हूँ। हम मुद्दों की नगर निगम में आप क्या करने वाले हैं? हम मुद्दों पे आते हैं, हम इनके घोटालों की बात करते हैं। अच्छा, घोटाला, आप तो घोटाले के जनक है, दाई है घोटालों की। आपने जब कॉमनवेल्थ जब भी कोर्ट घोटाला दिल्ली में हो रहा है, कोर्ट में आड़ दिया, घोटाला कर रहे हैं। मथुरा नगर निगम के कोर्ट में इनकी पालिका अध्यक्ष के ऊपर 1,74,00,000 रुपए की रिकवरी निकली हुई है कोर्ट के आदेश से। और उसमें आज बताएं और उसमें कहना चाहेंगे मेरे बड़े भाई सिद्धार्थ जी, कई मामलों की शिकायत करते हैं। स्वयं पार्टी मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहूंगा, आज भी अपर नगर आयुक्त सस्पेंड हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड हुए हैं। मैं भाई से कहना चाहूंगा जवाब दें जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के। अनूप जी, इनकी पाठशाला ऐसी है कि ये स्वीकार नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अरुण जेटली जी का बयान था कि जीएसटी से देश का भविष्य में जीएसटी से भविष्य में जीएसटी का लाभ मिलेगा। मुझे समय इन्होंने कहा जीएसटी से भविष्य में लाभ मिलेगा और अब जीएसटी में परिवर्तन करके बात है, अब जीएसटी में परिवर्तन करके भविष्य एक सवाल अकेला, भविष्य में लाभ नहीं मिल रहा। एक सवाल ये अपनी बातों को ही परिवर्तित कर देते हैं, अपनी बातों को ही झुठला देते हैं और स्वीकार करते हैं। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। बस एक प्रश्न सर, एक प्रश्न मेरी बात है, आप छोटी सी बात सर, एक सवाल आपको शामिल करके, एक सवाल जी सांसद हैं और अब ये कहते हैं कि मेयर क्या करेगा, हम ये कह रहे हैं क्या कर चुके हैं आप, क्या ये बताइए सर। मुझे एक क्या सवाल, जमुना जी साफ हुई, क्या स्ट्रीट लाइट आपने शहर में लगवाई, क्या नाले साफ हुए, रविंद्र भाई मेरा अनुरोध, गंदियों का ढेर हर कॉलोनी भाई मेरा प्रत्येक वार्ड में घूमे, मथुरा छोड़ के घूम रहे हो क्या? प्रत्येक वार्ड में अरे मथुरा नगर निगम को छोड़ के घूम रहे हो क्या? मथुरा छोड़ के घूम रहे हो? मथुरा नगर निगम में एक सवाल है भाई, ऐसे किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। एक सवाल बस है अनूप जी, सर एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, आपको शामिल करके कर रहा हूँ। सवाल ये कर रहा हूँ, एक बात है बस, ये सवाल आखिरी है, सबको शामिल करके कर रहा हूँ। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, समय की बिल्कुल निश्चित सीमा है, मुझे इशारा मिल चुका है। एक बात हमने कल भी उठाई थी, आज फिर उठा रहे हैं। अरुण दीक्षित उसको लेकर के प्रमाण अपने जेब में घूम रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक मुख्य बात आपको बताना चाहता हूं, 70 के लगभग 70 वार्डों में आपके जो पार्षद प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनके जो भी प्रचार सामग्री हैं, उस पे आपके मेयर पद के प्रत्याशी को स्थान नहीं दिया गया है, नदारद है, गायब है। हमने बचपन से ये देखा है सिद्धार्थ जी, जब कभी भी शौक में छोटे बच्चों के तौर पर, थोड़ा बड़े होने पर, बाद में पत्रकारिता में, स्थानीय चुनावों में योगेश जी जो भी प्रचार सामग्री जाती थी तो छोटा चेहरा बड़ा चेहरा, यानी छोटा वोट बड़ा वोट। जी जी, अभी तक तो ये पार्षद और मेयर बोले गए हैं, अभी तक सभासद और चेयरमैन दोनों चेहरे होते थे। मैंने एक सवाल आपसे करना है कि सर, आपके प्रत्याशी की स्वीकार्यता आपकी अपनी पार्टी में नहीं हो पा रही, जनता में कैसे कराएंगे? मैं इतना कहना चाहता हूँ अनूप जी कि ये जो आरोप है ये निराधार है सर, ये परहेज है। अनूप जी, आपके पार्षद प्रत्याशी सर मैं कर तो रहा हूँ भाई, सच्चाई स्वीकार भाई मैं कर रहा हूँ, मैं तो झूठी चर्चा कर रहा हूँ। अरुण जी, बोलने की जरूरत नहीं है यार, इतना मत हाइपर हो, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ये तो आप सुनना भी सीखो, सुनना भी सीखो। अनूप जी, एक सवाल से जवाब नहीं आ पाया है सर, एक सवाल ये जवाब लेना चाह रहा हूँ। 2 नगर पालिका इनकी है सर, पहले जवाब, आपका सवाल ले लूंगा। मेरा सवाल ले लूंगा, जवाब दीजिए। आपके आपके पार्षद प्रत्याशी परहेज कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं न कहीं इसी बात को लेके मैंने कहा था कि कोई नेगेटिविटी चल रही है। क्या वो ये सोचते हैं कि फला प्रत्याशी को, उस वर्ग से आने वाले प्रत्याशी को लेके मैं अपनी जनता वर्ग में गया, अरे भाई मेरा वोट न चला? भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं, अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। आपके हमने बनाया, समाजवादी पार्टी ने बनाया है। समाजवादी बोलने तो दो यार, जवाब आ रहा है, हाँ जल्दी से। मेयर पद के प्रत्याशी और पार्षदों के बीच में किसी तरीके का ऐसा वैमनस्यता नहीं है। फिर ये क्या है? मैं बता दूं, आपकी बात को थोड़ा सा सुधार कर रहा हूं जी।
ऐसा ही शिकायत 2-4 वार्डों में आई है। सर सिद्धार्थ भाई, अनुरोध मानेंगे। मेरा व्यक्तिगत, अरे भाई अनुज जी मेरी बात सुनिए। अच्छा मेरा व्यक्तिगत अनुरोध मानेंगे? बताएं। अगर मैं आपको इनपुट दे रहा हूं सिद्धार्थ जी तो गलत नहीं दे रहा। नहीं बिल्कुल, आप मैं तो सबूत दे रहा हूं। मैंने निकाला है भाई, इसी वार्ड में इसी पार्क से बाहर निकाला भाई, कहीं दूर नहीं जा रहा हूं। इसी पार्क में जिस वार्ड में बैठे हुए उसी पार्क का सबूत है, ये देख लीजिए। अच्छा लगता कि आपकी जेब में आपके मेयर प्रत्याशी का पंपलेट होता। हमारा मैं तो यही लेकर आया हूं। ये हमारा इतना खौफ है आप लोगों में। मेरी खौफ नहीं है, जनता पार्टी के जवाब देने प्रत्याशी के पंपलेट को लेकर के आप लोग, ये इतना खौफ है हम लोगों का। लेकिन सबकी आवाज नहीं सुनी। लेकिन क्या ये बताइए, ये आपके लिए एक कहीं न कहीं खतरे का संकेत है? कोई खतरा नहीं है। इससे कैसे निपटेंगे? अनूप जी मैं बता रहा हूँ जी, जल्दी बता दीजिए, खत्म करिए। मैं खत्म कर रहा हूँ। 3-4 वार्डों में ऐसी इनके जवाब 4 वार्डों में ऐसी शिकायतें आई हैं ज्यादा में। मेरी बात सुन लीजिए। अरे इन्होंने तो अपनी अरुण भाई मुझे बंद करना पड़ेगा। अरे हमारी बात है। अरे अपना जवाब दीजिए आप। अपने मुलायम सिंह यादव अखिलेश को देखो। अरे अपना जवाब दीजिए। लूट की स्वीकार्यता हमारे मेयर प्रत्याशी की पूरी है। पार्षद हमारे सभी मेयर प्रत्याशी को लेके चल रहे हैं जी। आपकी बात में थोड़ा सा सुधार कर रहा हूँ जी। 3-4 वार्डों में ये शिकायतें आई थी, ठीक है। आज जिला संगठन ने बैठ के ऐसे वार्ड चिन्हित किए हैं, ठीक है। उन पार्षद प्रत्याशियों को बुलाया भी है, ठीक है, और उनसे कठोर लैंग्वेज में बात भी की है कि अगर पार्टी के मेयर प्रत्याशी को आपको जितनी भी आपकी सामग्री छपेगी, जितना भी आपके वार्ड में भ्रमण होगा, वो मेयर प्रत्याशी के साथ भाई एक मिनट नहीं बोलेंगे। हर उस पे मेयर प्रत्याशी क्या धन्यवाद सिद्धार्थ भाई, आपने स्वीकार किया कि भाई ये कोई उचित बात नहीं। जब आदमी की बात चल रही है उसको उचित बात नहीं। कुछ चीजों पे बिना वजह भी टिप्पणी पे ऐसा है ना, भाजपा के लोगों में कमी है। मैं जवाब दे लूं इनका, बहुत देर से चिल्ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कुछ है तो है नहीं, इन पर चिल्लाने के अलावा कोई काम नहीं है। केवल नेगेटिविटी बात करनी, केवल पूरे 5 साल दलाली दस्तूर के अलावा सपा के लोगों ने कुछ किया नहीं। मैं इस बने से पूरे दिन आपकी आवाजें नहीं सुनी जा रही है, आपकी आवाजें नहीं सुनी जा रही है। मैं इस मंच से ये इजाजत नहीं देता। सबसे पहले अब सबसे पहले मैंने हालांकि सिद्धार्थ जी की जानकारी में जो डालना था, जो हमारे पास फीडबैक था, जो हमारी आंखों के सामने था, वो हमने आपको डाला है और हमने इस बात को बार बार कहने की कोशिश की है। और इस सवाल को मैं चूंकि वहां से शुरू करता हूं, मैं जनता से, अपने सम्मानित दर्शकों के पास जाके कहता हूं कि किसी भी तरीके से ये अवधारणा कहीं नहीं बननी चाहिए कि अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण हुआ तो हमारे मन में विचार बदल जाए। इंसान ही है, हर एक के अंदर लाल रंग बह रहा है और यहां से बैठे हुए हर एक व्यक्ति के सभी के प्रत्याशी अनुसूचित जाति वर्ग से आ रहे हैं, ये अलग बात है। और यहां पर जाकर के मैंने कहा कि स्वयं आप अपना घर संभालिए, तब जाकर के जनता शायद और सोच सकती है। योगेश जी आपका सवाल है, जल्दी से एक सवाल जल्दी से सिद्धार्थ भाई से है। नगर निगम का चुनाव हो रहा है, मथुरा और वृंदावन दोनों पालिका आपकी रही है, ठीक है। आपने ही 5 साल काम किया है। आप इस चुनाव में उस विकास को लेकर क्यों नहीं वोट मांग रहे? नंबर 1। दूसरा, सांसद जी यहाँ से जीती हैं, हेमा जी कल निगम का चुनाव में प्रचार करने आ रही हैं। 4 साल में जनाब आप बता दीजिए मथुरा वृंदावन में सांसद महोदय ने कितना काम किया है? जल्दी एक लाइन में जवाब। कितना काम किया है? मथुरा नगर पालिका की चेयरमैन मनीषा गुप्ता, ठीक है, और वृंदावन के चेयरमैन रहे मुकेश गौतम जी। दोनों लोगों ने मथुरा नगर पालिका में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ सड़कें पक्की ना, जहाँ गड्ढे थे। सर उनको लेके क्यों नहीं चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। उनके नाम को लेके नाम को लेके क्यों नहीं चल रहे हैं? योगेश जी सुनिए, जवाब सुन लीजिए। दोनों ही चेयरमैन नदारत है। योगेश जी चेयरमैन नदारत है जनाब। अच्छा, उनका कुछ और कहना है, सुनिए सर। उनका ये कहना है उनके कार्यों को लेकर चढ़ना छोड़िए, उनके सशरीर चेहरे नहीं चलते। मैं बता रहा हूँ ना, आप बोलने तो दीजिए। जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सांगठनिक संरचना है, उसके हिसाब से होता है। जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी जहाँ की दी है वो उसी क्षेत्र में काम करेगा। मनीषा गुप्ता जी को जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है वो वहाँ काम कर रही है। हाँ दी है, कर रही है, कर रही है। बैठने की मुकेश को भी घर बैठने की। आज अगर आप कार्यक्रम में आज नियो ने कार्यक्रम का पूरा कवरेज किया है, जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है,
मुकेश गौतम जी और पूरी मनीषा गुप्ता जी सभी लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। ठीक है। सभी लोगों को पार्टी ने, मेरी जिम्मेदारी पार्टी ने जो दे रखी है मैं कर रहा हूँ। ठीक है। जो मनीषा जी की जिम्मेदारी है वो कर रही है। ठीक है। और हेमा जी का काम, एक बात प्रश्न इस चीज पे 4 साल में हेमा जी का काम, प्रश्न इस चीज पे लगाइए कि 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। इन लोगों ने पैसा दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। बस भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई है। आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? तुम्हारे कहने से क्या होगा यार? तुम्हारे नेता धर्म के ठेकेदार ये अपने आप में बनते हैं और इन्होंने बरसाना जाति ठोक के कहते हैं हम बनते हैं। जाति ठोक के कहते हैं। इसी चीज को मैं बता रहा हूँ। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ये लोग भड़काते हैं, लेकिन मंदिरों का अधिग्रहण इनकी सरकार करती है। मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित कराने का जो प्रस्ताव था मथुरा नगर पालिका में, इनकी अध्यक्ष महोदय के सामने अपने प्रस्ताव पास करवा दिया। वो कमिश्नरी से पास होकर लखनऊ गया, शायद इनको पता भी नहीं होगा, और इन्होंने बरसाना और वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित करवा दिया। मथुरा नगर पालिका में पहले मथुरा को तीर्थ स्थल। सवाल है क्या है ये? सवाल ये पहला सवाल बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बस 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 हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध, मेरा बिल्कुल 1 मिनट का समय इजाजत नहीं दे रहा। जिला महामंत्री जो टिकट मांग रहे थे कर दिया कि वृंदावन में खातर मेरी मजबूरी हुई थी, वहाँ भाजपा का विरोध था, इसलिए वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया। उस आवाज को आपका ये कहना है। बहुत शुक्रिया, चुनाव आयोग भी हमारा है। मंच पर रहे हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के बीच में तीखी बहस हुई है, हर एक के पास अपनी अपनी बातें थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बात को मैं बार बार कहना चाहूंगा कि इस पूरी बहस के दौरान एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप तो जरूर लगाए गए। खासतौर से भाजपा के प्रतिनिधि को सबने मिलकर घेरने की जरूर कोशिश की, क्योंकि उनको लगता था कि सबसे बड़ा मुकाबला इस समय यहां पर, चाहे मंच पर हो चाहे मैदान में हो, वो भाजपा से ही होने वाला है। लेकिन शायद किसी ने अपने चर्चा में एक भी कंस्ट्रक्टिव आइडिया निगम बनने के बाद हम सबकी जीवन शैली, दशा दिशा, इस महानगर की दशा दिशा कैसे सुधरेगी, इसको लेकर के नहीं दिया। लेकिन सबके बावजूद जितना कुछ आपने सुना है उससे बहुत कुछ अंदाजा साफ तौर पर लगते जा रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि हर दिन किस तरीके से ये राजनीतिक दल अपना अपना पक्ष रखेंगे, किस तरह से इनकी रणनीतियां सामने आएंगी, और आने वाले समय में आप जनता जनार्दन अपने विवेक का उपयोग करते हुए एक अच्छी मानसिकता के साथ, एक विकासशील बौद्धिक मानसिकता के साथ, बिना किसी प्रकार की गलत अवधारणा जो अचानक उत्पन्न होती सी नजर आ रही है, उसको मैं बार बार इंगित करता हूं। हमारा कर्तव्य है कि हम वोट दें। नोटा का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो प्रयोग आपके स्वविवेक पर आधारित हो, किसी के द्वारा फोर्स करने पर नहीं। और उसके साथ साथ इस बात पर तो कतई नहीं कि ये महानगर का मेयर पद, पहला चुनाव अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आखिर क्यों कर दिया गया, इस सोच के साथ नोटा का प्रयोग ना करिए। हमेशा अपना विचार जारी रखिए, देखिए कि किसको वोट देना उपयुक्त है, उसके आधार पर निकलिए, अपने बदलाव के लिए, विकास के लिए वोट अवश्य करिए। ये था हमारा चुनावी संग्राम का आज की ये चर्चा। फिर मिलेंगे, फिर होंगे नए मेहमान और जारी रहेगी हमारी चर्चा। बस देखते रहिए न्यू न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हो गया है शंखनाद, निकाय नव निर्माण का। राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींचता नौफान पर। घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो कड़ा इम्तिहान है। बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है।